इससे आगे का ये चैप्टर्स अब स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ विद्वानों ने ये कहा, अभी कुछ विद्वान कौन थे इसके बारे में इतिहास मौन है। उन्होंने कहा कि एक मंदिर है जिसका नाम है देवलगढ़ का विष्णु मंदिर। इस देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में जो अजय पाल है, यहां इसकी मूर्ति मिली है, अजय पाल की मूर्ति मिली है। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं याद रखिएगा, मैं लिखाता नहीं हूं, मैं बोलता जा रहा हूं, बोर्ड वर्क करूंगा मैं, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। मैं बोलकर नहीं लिखाता, मैं बोर्ड वर्क करता हूं, आपको लिखते जाना है। तो कुछ विद्वानों ने माना कि देवलगढ़ का जो विष्णु मंदिर है, इसमें अजय पाल की मूर्ति मिली है, और इस अजय पाल की मूर्ति में ये पद्मासन मुद्रा में बैठा, पद्मासन मुद्रा में। ठीक है, ऐसे करके जो पंक्ति मार के हम नीचे बैठते हैं, दैट्स ये जो स्थिति है, इस अवस्था को, बैठने की इस पोजीशन को हम पद्मासन मुद्रा कहते हैं। तो ये मुद्रा जो है पद्मासन मुद्रा की। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतना लिख लिया तो जल्दी बताइए, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन हम पर डे लिखाएंगे, ठीक है। तो 1 घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में हम लगभग 50 मिनट तो पढ़ेंगे और 10 मिनट क्वेश्चन लिखने हैं। तो मैंने 5 मिनट में ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक, तो अजय पाल के विष्णु मंदिर में, देवलगढ़ का जो विष्णु मंदिर है, यहाँ पे पद्मासन मुद्रा में से बैठा हुआ दिखाया गया है। ठीक, आगे समझिएगा। एक ग्रंथ है सावरी ग्रंथ, इसका जिक्र कई बार मिला। मैं प्रश्न पूछता तो मैं प्रश्न पूछता, सावरी ग्रंथ में, सावरी नामक ग्रंथ में किस शासक के नाम की जानकारी मिलती है? तो ये सावरी जो ग्रंथ है, इसमें अजय पाल की जानकारी मिलती है, और अजय पाल को इस ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है। आदिनाथ याद रखिएगा, जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 हुई है, तो 24 जैन तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर आदिनाथ भी थे। तो सावरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है। इस पॉइंट को इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। आदिनाथ की आदिनाथ कहा गया इसे, तो या तो आदिनाथ से तुलना बोल दे, या ये बोल दे कि सावरी ग्रंथ किसके नाम की जानकारी देता है, तो अजय पाल की जानकारी देता है। अजय पाल को आदिनाथ किस ग्रंथ में कहा गया? सावरी ग्रंथ में कहा गया है। किस शासक की तुलना आदिनाथ से की जाती है? तो आप कहेंगे अजय पाल की तुलना आदिनाथ से की जाती है। ये 3 से 4 प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं रहती हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक, हुआ क्या बच्चों कि एक कहानी है, कहावत है, और किंवदंती के इसके लिए एक उचित शब्द होगा। किंवदंती में यह कहा गया है कि अजय पाल के पास एक कुत्ता हुआ करता था। वो कुत्ता अजय पाल को बहुत प्रिय था, बहुत खतरनाक कुत्ता था, और वो कई किलोमीटर दूर से आने वाले खतरे को भांप लिया करता था। कई बार उसने अजय पाल की जान भी बचाई। तो इस कुत्ते को लेकर वो कहीं शिकार करने गया हुआ था। ठीक है, तो शिकार करने गया हुआ था, तो उस कुत्ते का शिकार बाघ ने कर लिया। इससे अजय पाल, देखिए जान तो बचा दी, देखिए बाघ ने कर लिया। 2 पॉइंट, एक 2 कहावत है। एक कहावत है कि बाघ ने शिकार कर लिया, एक कहावत है कि किसी शत्रु ने तीर चलाया अजय पाल पर तो कुत्ता कूद गया,
और वो तीर उस कुत्ते पर लग गया, जिससे अजय पाल की जान बच गई। कुल मिलाकर दोनों ही स्थिति में अजय पाल की जान बची है। तो जाहिर है कि ये कुत्ता विशेष रूप से अजय पाल को प्रिय था। अजय पाल जब वापस अपने महल आया तो महल आकर उसने देखा कि वह बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी रहा, क्योंकि उसे ये लगा कि उसका एक, देखिए कुत्ता बहुतों को प्रिय होता है, मैं खुद डॉग लवर हूँ, मुझे कुत्ते विशेष रूप से पसंद है। तो जिन्हें कुत्ते पसंद होते, जिन्होंने कुत्ते पाले होंगे, वो जानते हैं कि अगर कुत्ता मर जाए तो बुरा तो लगता है, ठीक। तो और कोई ऐसा कुत्ता जो जान बचाता हो आपकी, तो वो कुत्ता विशेष रूप से प्रिय होगा। तो उसके सपने में एक देवी आई और उस देवी ने कहा कि तुम्हें अपने इस श्रीनगर में एक मंदिर बनाना होगा, इस श्रीनगर में एक मंदिर बनाना होगा, और यदि तुम ये मंदिर बना लेते हो तो तुम हमेशा अजय कहलाओगे, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो उसने श्रीनगर में एक मंदिर बनाया जिसका नाम था राज राजेश्वरी मंदिर। तो लिख लीजिएगा, राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करा इसने, राज राजेश्वरी मंदिर श्रीनगर में बनाया बच्चों, ठीक है। राज राजेश्वरी मंदिर श्रीनगर में बना। तो श्रीनगर, तो यहाँ पे लिखेगा देवलगढ़ का राज राजेश्वरी मंदिर, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, किसी किताब में। देवलगढ़ का राज राजेश्वरी मंदिर ये श्रीनगर में, तो इसमें मंदिर बनाया। और इसी देवलगढ़ में ये मंदिर बनाने के कारण एक सिद्ध तांत्रिक कहा गया जयपाल को, एक सिद्ध तांत्रिक, एक सिद्ध तांत्रिक से तुलना अजय पाल की गई, ठीक। ये हो गया इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुत्ते वाली कहानी ना पूछकर राज राजेश्वरी मंदिर एक सिद्ध तांत्रिक के रूप में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि गलतियों से प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मंदिर बनाया हुआ है तो मंदिर से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तेजी से लिख लीजिए, लिख लिया तो बता दीजिए, लिख लिया हो तो वाई टाइप कीजिएगा, ठीक है। अगर जब भी आप लिख लो ना बच्चों, वाई टाइप कीजिएगा। और ये ठंडों का समय है, ठीक है, और इस ठंडे के समय में पढ़ाई करने का मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है पढ़ना, ठीक। और बाहर निकलने से बचिए, घर के अंदर बैठ के पढ़िए। ये समय है पुलिस की 1500 विज्ञप्ति यहाँ नहीं रखी होती है दोस्त, यहाँ नहीं रखी होती हैं। मैंने 2-2 में फाइट करी है। तो 1500 तो बार होता है, अगर तुम इसमें भी नहीं बहे, अगर तुम्हारा सिलेक्शन इसमें भी नहीं हुआ, आप मुझसे पैकेज में ले लो, ठीक है। जिसे लगता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए वो मुझसे पैकेज में आ सकता है, मैं पैकेज 8000 का रखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस ले लेना पैसे मुझसे, 8000 का पैकेज दूंगा, ठीक है। अगर जिसको लगता है सिलेक्शन वाला चाहिए तो, लेकिन मैं पैकेज वाली बात नहीं कर रहा। अभी आप पर मंथ 700 ही दीजिए, जिसको लगता है सिलेक्शन 1500, लेकिन हाँ दोस्त सिलेक्शन के बाद बड़ा चेक लूंगा, गारंटी जिसे चाहिए मुझसे सिलेक्शन की तो बात करना, ठीक है। तो लेकिन हाँ, लेकिन पढ़ाने का तरीका फिर मेरा बहुत बदल जाता है उसमें, फिर मैं दिन भर पढ़ाऊंगा तो वो बात अलग हो जाती है। अभी मेरे 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है हाल ही में, मैंने इस बार अपडेट इस बार नहीं डाला पोस्ट वोस्ट, ठीक है। और यकीन मानेंगे वो तीनों दोस्त है, तीनों दोस्त है, ठीक है। एक साथ बैठते थे, पुराना बैच है, लगभग 2016-17 का बैच है, 17-18 के बैच के बच्चे, वो तीनों दोस्तों का सिलेक्शन हो गया एक साथ, एक साथ सिलेक्शन हुआ तीनों का। और उनका मैसेज आया मुझे और कॉल भी आया कि गुरुदेव आप एग्जाम देने जब कटिमा आएंगे तो आप हमसे मिलेंगे। लेकिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने मिलने से मना कर दिया, मैंने कहा मैं फिर कभी मिलूंगा। उन तीनों का सिलेक्शन हुआ है बच्चों, ठीक है। एक की द्वारा हाट में पोस्टिंग हुई है और एक को पिथौरागढ़ मिला है, और एक का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे नंबर अच्छे हैं सर, और मेरा शॉर्ट हैंड वाला जो कोई भी पेपर होगा, बोला था शॉर्ट हैंड मेरा बहुत अच्छा गया है,
तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, बस मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये पढ़, देखिए पुलिस में तो 23+1 ईयर कर दिया है, तो 24 बढ़ा दिया है मेरे हिसाब से। ठीक है, और SC ST हो तो 5 जोड़ दीजिए, 29 साल तक आप फाइट कर सकते हैं, वरना जनरल कैटेगरी 24 साल तक। ठीक है, SI में ज्यादा पोस्ट रहती है, SI में 27-28 तक रहता है। आइए चलिए बात करते हैं इस पे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक वर्ग बनाया जिसका नाम था सरोला ब्राह्मण वर्ग। देखिए सरोला ब्राह्मण वर्ग की स्थापना भी अजय पाल ने की। ये सरोला ब्राह्मण वर्ग, आज कास्ट ये चलती है, सरोला ब्राह्मण, सरोला कहते हैं, वो अपने आगे लगाते हैं। तो सरोला ब्राह्मण वर्ग की स्थापना भी अजय पाल ने। ये सरोला ब्राह्मण वर्ग क्या करते थे, इन्हें भात सूची में शामिल किया। भात सूची समझिएगा, भात तो आप जानते ही है ना, भात दाल तो हम खाते ही हैं, पहाड़ी है तो भात दाल तो खाते ही। पहाड़ बनाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करते हैं भात का, और पहाड़ों में धूप में बैठकर भात खाने का मजा ये दिल्ली में थोड़ी आता है। या कपड़े नहीं सूख रहे, मेरे 4 दिन से टंगे भात, सूख ही नहीं। पहाड़ होता है उतना खटीमा होता है, छत में टांग देते फैला के, सूख जाता 2 से 3 दिन में। ठीक, तो यहाँ भात में छत में धूप खाने का, भात खाने का मजा अलग होता है। और हरी सब्जी का समय बहुत मिस करता हूँ सब। तो ध्यान दीजिएगा, सरोला ब्राह्मण वर्ग भात सूची क्या होता था, ये सरोला ब्राह्मण वर्ग क्या करते थे, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान भात परोसने के लिए इनकी स्थापना कर दी। भात परोसने के, ध्यान दीजिएगा अभी भी विवाह में 2 प्रकार के टेंट लगते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, पंडित खाना बनाता है और एक आप ऐसी खाना बनाता है, उनका अलग लगा रहता है, उसे कहते हैं चूल्हे का खाना। यानी चूल्हे में बैठ के खाना खाएंगे और पंडित बनाएगा धोती पहन के। ये देखा है कि नहीं देखा, अभी भी शादियों में चलता है कि नहीं चलता है? मेरे टाइम में तो चलता था भैया, और बड़ा अच्छा होता था वो जो है, पुलाव बनाते थे, वो जो बनता था, उसके बाद रायता बनता था, ठीक है, पूरी बनती थी, भात बनता था, दाल बनता था, ये सब्जी, ये खाना अलग से बनता था। तो ये खाना उनके लिए अलग से बनाता था, परंपरा तो थी। क्योंकि सरोला ब्राह्मण युद्ध में भाग परोसने के लिए सरोला ब्राह्मण वर्ग की स्थापना करी है, किसने किसने करी है, तो अजित पाल ने की। तो भात परोसने के लिए, कब, युद्ध में। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज भी चलता है, अच्छा है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ऐसी चीजों से दूर रहता हूँ, लेकिन चलता है, अच्छी बात। लेकिन वो खाना ज्यादा टेस्टी होता है शादी से, मैंने नोटिस किया, मैंने खाया 1-2 बार। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वो वाला खाना खाना पसंद करता हूँ जो बना रहे होते हैं। ठीक है, शादी की अपेक्षा शादी वाला खाना तो कहाँ खाया जाता, अच्छा लगता नहीं। एक और है, एक है धूली पाथा। ये ध्यान दीजिएगा, धूली पाथा, ये जो धूली पाथा होती है ना दोस्तों, ये धूली पाथा माप की इकाई है, मापन की इकाई है। तो मापन की इकाई यानी यूनिट इसे कह सकते हैं। तो धूली पाथा क्या होता था, ये अनाज मापन के लिए होता था, अनाज। तो अनाज लिख दीजिएगा, तो अनाज मापने के लिए एक इसने क्या करा, एक नई पद्धति बनाई। तो माप तोल की नई पद्धति थी धूली पाथा। तो अनाज मापा जाता था, अनाज मापने के लिए, तो धूली पाथा, ये एक नई पद्धति। तो लिखेगा माप तोल की नई पद्धति, नई पद्धति भी अजय पाल ने चलाई। तो इसे धूली पाथा कहते थे। बस सिर्फ इतना आएगा, धूली पाथा क्या है, तो आप लिखेगा माप तोल की इकाई है। किस लिए काम आता था, तो अनाज मापने में काम आता था। इसे किसने स्टार्ट किया, तो इसे बच्चों, इसे स्टार्ट करने वाले का नाम है अजय पाल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ लिख लिया है तो बोल दीजिए यस।
देखिए हमारे वहां पहाड़ियों में भी लोकोक्ति होती है, गढ़वाल में लोकोक्ति होती है, और गढ़वाल में लोकोक्ति, तो एक हम इसे लिख लेते हैं, गढ़वाली लोकोक्ति लिख लेते हैं। तो जो गढ़वाली लोकोक्ति होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक लोकोक्ति शब्द आएगा, एक मुहावरा शब्द आएगा। तो देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर यहाँ पे समझने की कोशिश कर लीजिएगा शॉर्ट में, ठीक है। देखिए मुहावरा क्या होता है ना, ये छोटा होता है, मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ। लोकोक्ति क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। छोटा मतलब क्या होता है कि इसमें पूरा भाव नहीं आएगा, इसमें भाव नहीं रहते, किसमें, मुहावरे में भाव नहीं रहते, इसमें हमें खोजना पड़ता है। लेकिन लोकोक्ति में पूरा भाव आएगा, पूरा भाव, कैसे समझिएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, देखो आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, एक बड़ा वाक्य और पूरा भाव आ गया था। क्या करने आए थे, हरि भजन करने आए थे, क्या करने लगे, कपास उठने लगे। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ और सिर्फ कान फूकना, तो आप देखेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है। जो बड़ा होता है वो लोकोक्ति होती है, जो छोटा होता है वो मुहावरा होता है। लेकिन इसमें पूरा भाव नहीं आएगा। क्यों कान फूकना, कान फूकने का कोई और अर्थ तो नहीं है, तो इसमें भाव स्पष्ट नहीं होता, इसमें भाव ढूंढना पड़ता है। लोकोक्ति में कंप्लीट भाव होता है, ठीक है। तो आइए समझिएगा, मैं हिंदी में और समझाऊंगा और तरीके से, ठीक है। तो गढ़वाली लोकोक्ति में अजय पाल के लिए एक शब्द कहा गया है, अजय पाल। तो गढ़वाली लोकोक्ति में अजय पाल के लिए कोई बता सकता है क्या कहा गया है अजय पाल को गढ़वाली लोकोक्ति में बच्चों, कोई बता सकता है अजय पाल को क्या कहा गया है गढ़वाली लोकोक्ति में, कोई भी विद्वान। चलिए मैं बोल देता हूं, ओड़ा कहा गया, ओड़ा, ओड़ा। तो लोकोक्ति में जो भी वो अपनी गढ़वाली लोकोक्ति गाते हैं उसमें अजय पाल को ओड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ओड़ा कर लीजिए। अगर कभी प्रश्न पूछे कि अजय पाल के पिता का नाम क्या था, तो ये भी लिख लीजिए अनंत पाल था, अनंत पाल। अजय पाल के पिता बाजू या बाबू, वो तुम्हारा सोना वाला बाबू नहीं है, पिताजी वाला बाबू है। तो जो पिता का नाम था वो अनंत पाल था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर प्रश्न पूछे अजय पाल के समकालीन चंद शासक कौन था, तो अजय पाल के समकालीन जो चंद शासक था वो कीर्ति चंद था, ठीक है। तो कीर्ति चंद अजय पाल के समकालीन चंद शासक था, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट ये है बच्चों, अजय पाल ने एक काम किया था, इसने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था, सोने का सिंहासन, लिख लीजिएगा कि अजय पाल ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था, ठीक है। तो सोने का सिंहासन छीना था इसने कत्यूरियों से, और ये सोने का सिंहासन बच्चों अंतिम शासक प्रद्युमन शाह तक इनके पास था, प्रद्युमन शाह तक इनके पास था, यानी इनके दरबार की शोभा बढ़ाता था, इनके पास था। तो कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था इसने, लिख लिया हो तो जल्दी से बोल दीजिए। गढ़वाल दरबार में रहा है ये प्रद्युमन शाह, अंतिम शासक है, आपको बताइए, ठीक है। 1 अगस्त 1949 तक। लिख लिया हो तो यस बोल दीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं। चलिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत तेजी से लिख रहे हैं आप लोग। जो नए बच्चे थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों के पास भी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। शुरू शुरू में इनको भी दिक्कत होती है।
तो आपको सुनते रहना हेडफोन लगा के और लिखते रहना। और क्या चाहिए भैया, घर में बैठे बैठे तैयारी हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य जिसका नाम चाणक्य था, इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो चाणक्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी है जिसका संबंध राजनीति से है, अर्थ से नहीं, राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है, ठीक है। और अर्थशास्त्र में इसने 3 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया। इसने कहा 3 प्रकार के दुर्ग होते हैं, मैं समझिएगा क्योंकि तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी है और इसने कहा कि 3 प्रकार के दुर्ग होते हैं। दुर्ग मतलब किला, ठीक है, किला, जो किला होता है, कोर्ट जिसे आप कह सकते हो अंग्रेजी में, उसमें 3 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया। एक तो है स्थल दुर्ग, स्थल जो सपाट मैदानों पर बनने वाले दुर्ग है, उन्होंने कहा स्थल दुर्ग। एक वर्णन क्या, मरुस्थल दुर्ग। मरुस्थल जैसे आप देखेंगे, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग हो गया, मारवाड़ का दुर्ग हो गया, ये जो भी दुर्ग मिलते हैं आपको राजस्थान में, वो मरुस्थल दुर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे मुश्किल, इसके बाद होता है एक पर्वतीय दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग, ठीक। और इस पर्वतीय दुर्ग का संबंध हमारे उत्तराखंड, सबसे मुश्किल होता था इस दुर्ग को जीतना। आइए समझिएगा कारण, इतना लिख लो तो बता देना, इतना लिख लीजिए तो बताइएगा। थोड़ा सा 2 पॉइंट और लिख सकते हो तो और लिख लीजिए। इस दुर्ग को उत्तराखंड में गढ़ कहते थे, गढ़ कहा जाता था इसको, गढ़ कहते थे। यदि वो देहरादून का जौनसार भाबर का क्षेत्र होता, जौनसार भाबर का क्षेत्र होता, तो वहां पर इसे टिम्बा कहते। आपने ये दोनों नाम सुने होंगे। तो जौनसार भाबर में ये पर्वतीय दुर्ग टिम्बा कहलाता था, वरना उत्तराखंड में इसे गढ़ कहते थे। तो गढ़ और टिम्बा एक प्रकार के दुर्ग हैं, जिसे पर्वतीय दुर्ग को के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। चलिए मैं मिटा देता हूं ऊपर से, आप इसे देख लीजिए। ठीक चलेगा, मैं स्टार्ट करता हूं। चलेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए एक ऊंचाई पे ये पर्वतीय दुर्ग है, एक पर्वत है और इस पर्वत के ऊंचाई पर एक दुर्ग बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। ये दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग बन गया, ठीक है। पर्वत की ऊंचाई पर हमने दुर्ग बना, तो ये हमारा पर्वत की ऊंचाई पर स्थित एक दुर्ग हो गया। अब होता क्या था, तो जो भी राजा होता था वो कुछ चीजें कर लेता था। क्या करता था, वो अपने दुर्ग में बड़े बड़े पत्थरों को एकत्रित करके रखता था, एकत्रित करके बड़े बड़े पत्थरों को एकत्रित करके रखता था। इसका फायदा, इसका लाभ क्या होता था, इसे समझिएगा। मान लीजिए कोई युद्ध करने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है, तो ये लोग क्या करते, इन पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को फेंक देते, और ये पत्थर गुरुत्व आकर्षण के कारण प्लस ढाल के कारण बड़ी तेजी से नीचे की ओर जाते हैं, जिससे सैनिकों को भारी क्षति होती, भारी क्षति। बड़े बड़े पत्थर, ढूंगे आप कह सकते हो, पहाड़ी में ढूंगे कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का देते, और ये पत्थर लुढ़क लुढ़क के नीचे की ओर मार करते हुए जाते, जिससे कई सैनिक मार दिए जाते थे एक ही झटके में, ठीक है। इसे कहते हैं हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा चोखा,
ठीक है, क्योंकि ज्यादा इसमें तो लगना नहीं था, फिर पत्थर फिर इकट्ठे करे, फिर ऊपर भर लिए। तो पत्थरों को एकत्रित करके रखा जाता था जिसमें युद्ध में प्रयोग करते थे। एक फायदा तो था और प्रत्यक्ष फायदा दिख रहा, क्योंकि जब किसी को पता होता था कि ये सारे पत्थर बरसा देंगे तो वो वेट करते थे, वो रुकते थे। रुकते वेट क्यों करेंगे, अब समझिए, इनके पास पत्थर है, पत्थर ये फेंक देंगे, हम नीचे रुक गए, हम आक्रमण करना रुक गए। अब हम क्या करेंगे कि इस दुर्ग की सीमा को घेर देंगे, सीमा को घेर देंगे, और बाहर से आने वाली किसी भी सहायता को, जैसे अनाज हो गया, पानी हो गया, जो प्रतिदिन की आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं को रोक दिया करते थे। इससे बचने के लिए प्रत्येक दुर्ग में अनाज और पानी का भंडार रखा जाता था, ताकि दबाव ना बना पाए। अनाज और पानी का भंडार रखा करते थे। क्लियर, दो काम करते थे, तो पहले पत्थरों को, दूसरा, क्योंकि ये तो आप समझ में आ गया होगा, घेरेबंदी करेंगे और रोक लेंगे। तीसरा करते थे गुप्त सुरंग बनाते थे, और ये गुप्त सुरंग से राज परिवार के लोगों को भगाया जाता था। अब हार ही गए हैं, अब हार भी जाएंगे भाई, कब तक पत्थर बरसाओगे, कभी तो खत्म होंगे ही ना। तो कभी कभी गुप्त सुरंग बनाए जाते जिससे लोगों को भागाने में सफलता मिलती, गुप्त सुरंग, ठीक है। और इसके चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते थे, गड्ढे, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे। तो गड्ढे चारों तरफ लिख दीजिए, चारों तरफ। आइए समझिएगा, तो ये जो दुर्ग है, ये पर्वतीय दुर्ग की विशेषता है। यही पत्थर को छोड़कर, पत्थर को छोड़कर ये मरुस्थल दुर्ग की विशेषता भी हो जाती है। अब समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिन अभियान या कराचिन अभियान, दो नाम मिलेंगे, कराचिन भी मिलेगा, कराचिन भी मिलेगा, आप परेशान नहीं होगा। इन दोनों अभियानों की तुलना गढ़वाल से की जाती है, और इसमें यह लिखा गया है, इसमें यह लिखा गया है, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने 1 लाख सैनिकों को भेजा, अपने 1 लाख सैनिकों को भेजा कराचिन अभियान करने के लिए, उत्तराखंड के इस क्षेत्र में अभियान करने के लिए। तो इस अभियान के दौरान क्या हुआ दोस्तों, पहाड़ियों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंका, क्योंकि इन्हें अनुमान नहीं था कि पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध कैसे करते हैं। दो समस्या थी, ये दिल्ली से आए थे तो इन्हें ठंड का एहसास नहीं था कि 12 महीने कैसे ठंड पड़ेगा। दूसरा, इन्हें ये एहसास नहीं था कि इनकी युद्ध पद्धति कैसी होगी। तो हुआ क्या दोस्तों, बड़ी संख्या में यहाँ से सैनिक मार दिए गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े सैनिकों को उत्तराखंड ने इस पद्धति के आधार पर मार दिया। तो प्रश्न आए, कराचिन अभियान की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक के किस अभियान की तुलना गढ़वाल से की जाती है, गढ़वाल में की जाती है, तो कराचिन अभियान की तुलना की जाती है। इस पॉइंट को नोट करें। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस या नो बोल दीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ू। तो मैं इसे मिटा देता हूं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। जो नए बच्चे उन्हें समझ में आ रहा है, लग तो नहीं रहा है कि बहुत मुश्किल है पढ़ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, कहानी समझ में आ गई। आप बोल सकते हो, बोलो यस या नो बोल सकते हो, नो बोल सकते हो तो भी मैं उतना ही सम्मान करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को टीचर कम और अभी भी विद्यार्थी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कंपटीशन देता हूँ, बस मैं वनडे एग्जाम नहीं देता, बड़े एग्जाम देता हूँ, ठीक।
चलिए नोट करके लिखिएगा ये पद्धति के कारण। देखिए तो इस पद्धति के कारण महाभारत में इस पद्धति को बड़े बड़े पत्थरों को फेंककर मारने के कारण, तो महाभारत में ध्यान दीजिएगा बड़े पत्थरों को फेंककर जो मारने की जो पद्धति है उसे महाभारत में पाषाण योधीन कहा गया। तो ये कहते हैं कि महाभारत काल में कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्ग होते हैं तो पहाड़ियों द्वारा इस पद्धति को जो अपनाया जाता है इसे पाषाण योधी कहते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पाषाण योधी शब्द का यूज किया, पाषाण योधी। तो पहाड़ियों को महाभारत काल में पाषाण योधी कहा गया, ठीक, क्योंकि ये पत्थरों से युद्ध करने वाले, पहाड़ी नहीं कहते, पत्थरों से, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों से युद्ध करने वाले पाषाण योधी और योद्धा के रूप में अस्मक युद्ध विशारद शब्द का प्रयोग किया गया। अस्मक युद्ध विशारद ये शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक। तो ये ऐसे योद्धा है और पाषाण योधी, पहाड़ियों के लिए पाषाण योधी और योद्धा के रूप में अस्मक युद्ध विशारद शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक। तो ये दो शब्द लिख लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठंडा इतना है ना तो हाथ चल भी देगा। लिख लो तो यस बोल दीजिएगा, मैं आगे की ओर, ठीक है। चलिएगा इसको मिटा, आज दिल्ली में 107 केस है और इसकी जगह कुछ दिनों बाद उत्तराखंड में भी दिखाई देगी, क्योंकि ये वायरस है, ठीक, और बहुत तेजी से फैलेगा, क्लियर। तो बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिएगा। दूसरे वेव में बहुतों को खोया है हमने, और इस वेव में कोई ना खोए आप अपनों को, तो इसलिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। ऊपर वाले ने मौका दिया आपको पढ़ने का फिर से, कि आप बाहर बिना निकले कमरे में बंद करके अपने आप को पढ़ सकते हैं। इसे दुविधा के रूप में ना देखकर इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए कि मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं 2 महीने, 1-2 महीने जो भी वेव्स रहेंगी, 3 महीने जो भी वेव्स रहेंगे, इसमें अब मैं अपनी तैयारी बेहतर कर लूंगा। लोगों को पहले वेव में भी लगा कि अरे अब तो पहली वेव आ गई, अब कहाँ एग्जाम होंगे। दूसरी वेव में भी लगा कि अरे अब तो दूसरी वेव आ गई, अब कहाँ एग्जाम होंगे। दोनों वेवों में एग्जाम हुए हैं, ठीक है। पहली वेव खत्म होते हुए भी एग्जाम हुए, दूसरी वेव खत्म होने के बाद भी एग्जाम हुए, तीसरी वेव खत्म हो जाएगी तो भी एग्जाम होंगे। आप तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी में आइए, क्योंकि इस लॉकडाउन ने बहुतों की कमर तोड़ी है दोस्तों, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कनक पाल से लेकर अजय पाल के मध्य, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कनक पाल तो पहला शासक है ना, तो कनक पाल से लेकर अजय पाल के मध्य इसको अंधकार काल कहा जाता है। मैंने कल बताया था, अंधकार काल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अजय पाल तो 37वां शासक है ना, 37वां शासक, और ये रहा पहला शासक। तो बीच के 36 शासक कहा गए, तो इन 36 शासकों की जानकारी उतनी नहीं है। तो इन 36 शासकों में से 3 से 4 शासकों की जानकारी हमें मिलती है। तो इन कनक पाल से लेकर अजय पाल के मध्य के काल को अंधकार काल कहा जाता है। तो इसी के मध्य 3 से 4 कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ तो महत्वपूर्ण होंगे ही। तो इन महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कनक पाल से लेकर अजय पाल के मध्य के कुछ महत्वपूर्ण शासक, ऐसे हेडिंग डाल दी, कनक पाल से लेकर अजय पाल के मध्य के कुछ महत्वपूर्ण शासक, इनके नाम की जानकारी लिख लीजिए।
फिर पढ़ लेते हैं। कुल मिला के 4 पढ़ने हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम जिसे पढ़ेंगे उसका नाम सोनपाल है। चलिए सोनपाल। तो सोनपाल जो था ये 24वां शासक है। ठीक है, तो सोनपाल हमारा 24वां शासक हो जाएगा। इस सोनपाल को सुवर्णपाल भी कहा गया। सुवर्णपाल, तो सोनपाल का नाम स्वर्णपाल भी कहा गया है, कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट पहला हो गया, सुवर्णपाल भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये, इसने भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाया। भिलंग घाटी को राजधानी बनाया। ठीक, सोनपाल के पुत्रों ने क्या करा, सोनपाल के पुत्रों ने राजधानी को 2 भागों में बांट दिया था। तो सोनपाल के जो पुत्र थे, राजधानी को, तो राजधानी के बदले में कैपिटल लिख देता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेजी ज्यादा सही रहता है। कैपिटल को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांट दिया। एक कहलाया भिलंग घाटी, एक कहलाया चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़, और इस भिलंग घाटी पर शासन करने वाले लोग सोनवंशी कहलाते थे। और यहाँ के लोग कहलाते थे पवार वंशी। ठीक, तो सोनपाल के पुत्रों ने कैपिटल यानी राजधानी को 2 भागों में बांटा। एक भिलंग घाटी जिसे सोनवंशी लोग शासन करने लगे, और यहाँ पे एक का नाम है चांदपुरगढ़ जिसे पवार वंशी शासन करने लगे। तो ये पॉइंट्स मिला है, इसको लिख लीजिए तेजी से। लिख लो तो भाई जल्दी से। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लखनदेव। लखनदेव, इसका नाम आपको लसण देव भी मिलेगा। और अगर प्रश्न पूछे कौन सा शासक था, तो ये 28वां शासक। आइए इसके बारे में क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट है। अपनी मुद्रा चलाने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, तो अपनी मुद्रा, अपनी मुद्रा, वो मुद्रा कैसी होती थी, तांबे की होती थी। तो अपनी मुद्रा चलाने वाला पहला शासक। ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, इसमें पवार वंश का प्रथम शासक था जिसे स्वतंत्र शासक कहा गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो पवार पहला शासक जिसे स्वतंत्र शासक कहा गया। पवार वंश का पहला शासक, पहला स्वतंत्र शासक लिख दीजिए। पवार वंश का पहला स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक कहा जाता है।
दो पॉइंट है, इसमें से ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? देखो कितने तेज से लिख लेते हो आप लोग। मैंने लिखना खत्म नहीं किया, आप लोग लिख, नकल सीखो तो अच्छी बात है। मैं पेपर देने गया था लक्ष्य पब्लिक स्कूल में। मैं चाहता था मुझे कोई ना जाने, कोई पहचाने चाले नहीं। यही हुआ। ठीक है, क्या हुआ भाई? गुरु भी आप हुए। ठीक, तो मैंने कहा यार कोई मुझे पहचाने चाले नहीं। मैं पेपर देने चला गया क्योंकि दिक्कत हो जाती। ठीक, तो अच्छा हुआ मास्क सास पहन के टोपी वोपी पहन के गया था मैं, किसी ने पहचाना नहीं, पेपर वेपर दे के आ गया। ठीक, मेरी क्लास में दो तीन स्टूडेंट मेरे बैठे हुए थे। तीन स्टूडेंट, मैं तो पहचान गया क्योंकि वो लोग ऐसे हैं। मेरी क्लास में तीन स्टूडेंट मेरे बैठे हुए थे। मैं इसलिए नहीं चाहता था पहचानू क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बात करते हैं सर सर करके। ठीक, तो उतना अच्छा नहीं लगता। अनंत पाल द्वितीय लिख लीजिएगा। अनंत, अनंत पाल द्वितीय कहते हैं। ये 29वां शासक था, 29। ठीक है, 29वां शासक। हुआ क्या, इसने मंदाकिनी घाटी के पास इसका एक शिलालेख मिला, बस हो गया। ठीक है, तो आप बस एक ही पॉइंट लिखना कि मंदाकिनी घाटी। ठीक है, तो मंदाकिनी घाटी यानी मंदाकिनी नदी है, उसी की घाटी होगी। तो के पास एक जगह है जिसका नाम है धारशिला जी। और धारशिला गांव चमोली में बच्चों, ये धारशिला गांव चमोली में है। और इस जगह से इसका शिलालेख मिला है। ठीक है, यहाँ से इसका शिलालेख मिला। तो धारशिला गांव से इसका एक शिलालेख मिला, इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ठीक, जल्दी से लिख लो तो बता दो, एक और बच्चा हुआ, खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठंडा बहुत हुआ है आज, धूप है खटीमा में कि ऐसी है मौसम है भाई? जगत पाल लिख लीजिए, और ये 34वां शासन। ठीक है, जगत पाल। देव प्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है, देव प्रयाग टिहरी में। ठीक है, देव प्रयाग, देव प्रयाग का एक रघुनाथ मंदिर है बच्चों। और इस रघुनाथ मंदिर में, कई बार पूछेंगे रघुनाथ मंदिर, इस रघुनाथ मंदिर में इसका ताम्र पत्र मिला है। तो विवेक चोरगलिया में रहता है, विवेक चौधरी में रहते तो। हाँ, मैं कहा था ताम्र पत्र मिला इसका। धूप वूप सेको, और क्या, धूप में बैठो, छत में बन जाओ, अजगर की तरह लेट जाओ। ठीक है, ठीक। योगेश आर्या को जानते हो तुम? योगेश आर्या, ठीक, छोटा भाई है मेरा। ठीक है, तो जो चोरगलिया में योगेश आर्या है वो मेरा छोटा भाई लगता है। ठीक, उससे पूछना। रवि भैया को जानते हो आप? ठीक, तो बता देगा। तो छोटा भाई है मेरा। तो देव प्रयाग, देव प्रयाग ध्यान दीजिएगा, देव प्रयाग टिहरी में रघुनाथ मंदिर है और ताम्रपत्र मिला है। से एक पॉइंट और लिखिएगा बच्चों, इस ताम्रपत्र में इसे
इस ताम्रपत्र में जो जगतपाल है, इस ताम्रपत्र में इसे रजवार कहा गया। रजवार, तो कई रजवार, ये लिख लीजिएगा, रजवार कहा गया। ठीक है, तो इस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार कहा गया। जल्दी से लिख लिया हो तो क्वेश्चन आंसर में आ जाओ जल्दी से। लिख लिया? चलिए बच्चों, क्वेश्चन में आ जाएंगे, 23 क्वेश्चन में आएंगे, 23 क्वेश्चन में आएंगे, 23 क्वेश्चन में आएंगे। जल्दी से पहला क्वेश्चन लिखो, लिखे, किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया? किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया? जल्दी से क्वेश्चन लिखो, किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया? अगला, अजय पाल की मूर्ति किस मंदिर में मिलती है? अजय पाल की मूर्ति किस मंदिर में मिलती है? अगला, देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया? कब और किसने कराया? कब का टाइमिंग लिख लीजिए, 1517, शायद मैंने टाइमिंग नहीं लिखा है, 1517। अगला, सुरोला ब्राह्मण, सरोला सरोला ब्राह्मण वर्ग की स्थापना किसने करी? सरोला ब्राह्मण वर्ग की स्थापना किसने करी? सरोला ब्राह्मण वर्ग की स्थापना किसने की? अगला, धूली पाथा क्या है? धूली पाथा क्या है? यह किसने प्रारंभ किया? जल्दी से क्वेश्चन लिखो, उत्तर आज नहीं देना। धूली पाथा क्या है, ये किसने प्रारंभ किया? अगला, गढ़वाल की लोकोक्ति में अजय पाल को क्या कहा गया? गढ़वाल की लोकोक्ति में अजय पाल को क्या कहा गया? अगला लिखिएगा, अजय पाल के पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? अगला, अजय पाल के समकालीन चंद्र शासक कौन था? समकालीन कौन था? अगला, कत्यूरियों से सोने का सिंहासन किसने छीना? मोहम्मद बिन तुगलक के किस अभियान की तुलना गढ़वाल से की जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक के किस अभियान की तुलना गढ़वाल से की जाती है? अगला, महाभारत में महाभारत में पाषाण योधी
पाषाण योधी और अस्मक युद्ध विशारद क्या है? पाषाण योधी और अस्मक युद्ध विशारद क्या है? क्या है? अगला लिखिएगा, अजय पाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उत्तर लिख लीजिएगा कल्याण शाह। अजय पाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो लिख लीजिएगा कल्याण शाह। अगला, भिलंग घाटी को राजधानी किसने बनाया? भिलंग घाटी को राजधानी किसने बनाया? अगला, सुवर्णपाल के नाम से किसे जाना जाता है? अगला, अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम पवार शासक कौन था? अगला, मंदाकिनी नदी घाटी के पास, मंदाकिनी नदी घाटी के पास धारशिला गांव में किसके शिलालेख मिले? मंदाकिनी नदी घाटी के पास धारशिला गांव में, धारशिला गांव में किसके शिलालेख मिले? अगला, देव प्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किसके ताम्र पत्र मिले? देव प्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किसके ताम्र पत्र मिले? अगला, किसने अपने आप को रजवार कहा? किसने अपने आप को रजवार कहा? चलिए बच्चों, जिस भी बच्चे की फीस जमा नहीं है फीस जमा कर दीजिएगा, कुछ समय बाद फोन आएगा, उससे पहले फीस जमा कर दीजिए, क्योंकि कुछ समय का टाइम दे, उसके बाद आप लोग फीस जमा कर दीजिएगा जल्दी। फीस जमा करने की प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार, मिलते हैं 4 बजे।